नमस्ते जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है सभी लोगों का। प्लीज़ एक बार आ जाइएगा। पहले आप आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एसएसटी एक विषय होता है। एक्चुअली आप ये जो जीएस पढ़ रहे हैं ना, जनरल स्टडीज़, ठीक है? ये हम जब इसे अपनी स्कूलिंग में पढ़ते थे इस विषय को, या अपनी ग्रेजुएशन में भी इनफैक्ट पढ़ते थे, ठीक है? तो वो एसएसटी कहा जाता था, सोशल साइंस कहा जाता था इसको, एसएसटी, है ना? अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए तो इस विषय को जीएस के नाम से जाना जाने लगा, जनरल स्टडी। तो वहाँ पर एक एग्जाम होता है टीजीटी का, टीजीटी पीजीटी, जिसमें हम लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएसटी में 4 विषय होते हैं। चारों विषय मैंने पढ़ाए थे। तो आज उसकी आंसर की आई, ऑफिशियल आंसर की। तो मैं उसी ऑफिशियल आंसर की को करा रहा था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। और आपकी क्लास, ठीक है, 9:30 बजे। हालांकि वो सेशन भी, उसमें भी टोटल 300 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हर एक विषय से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से। तो ये हो गए 240 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस उसमें जीएस के थे, सामान्य अध्ययन के। तो ऐसे करके 270 के आसपास क्वेश्चंस बैठे, तो 300 क्वेश्चंस मैंने वहां पर कराए। अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जी। ठीक है, तो मैंने इसके पीछे रीजन बता दिया। ओके, तो सब लोग अच्छे हैं? वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारा प्यार, सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। चलिए आज के क्वेश्चंस को, ठीक है, लेकर चलते हैं। ठीक है, आपकी पॉलिटी की क्लास हुई नहीं, ठीक है, नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात। दूसरा, ज्योग्राफी में आपका भी वही चल रहा है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की करेंसी फरेंसी के बारे में थोड़ा बहुत है। तो वो पड़ोसी देशों की करेंसी एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। अब पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में, पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, और पड़ोसी देशों की जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, वो ज्योग्राफी का विषय होता है, उसमें जरूर देखेंगे। प्लस स्टैटिक जीके में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कल कराए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 15 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टैटिक जीके में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ढेर सारा प्यार सभी को। और एक बार जो है ना, इस वीडियो को शुरुआत से देखना। जो लोग कह रहे हैं कि सर आप लेट हैं, तो उनको वो रीजन पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअली क्यों लेट हूं, है ना? उनको भी पता चल जाएगा। तो यहां पर पूछा है, मुष्ठी युद्ध और वाराणसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुष्ठी युद्ध और वाराणसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि मुष्ठी युद्ध एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति वाराणसी में हुई थी। यस, ठीक है, मुष्टि की उत्पत्ति वाराणसी में हुई थी। एक ऐसा युद्ध है, ठीक है, जो हमारी उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़ा हुआ है और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें केवल पंचेज, यस, इसमें केवल पंचेज मारने की अनुमति होती है। किक या कुश्ती की तकनीक प्रतिबंधित है। आप कह देंगे कि भाई ये बात गलत है। क्यों ये बात गलत है? क्योंकि इसमें लात घूसा, भाई साहब, जो मारे जाए तुमसे वो मारो। मुष्टि में इसमें घूसे भी मारी जाती है, इसमें किक, कुश्ती, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक तकनीक सिखाई जाती है, ठीक है, वो होती है कैच करने की, ठीक है ना? विरोधी को कैच करने की, उसको पकड़ने की। जो ओपोनेंट है आपका, जो आपका विरोधी है, तो उसको पकड़ने की, उसको काबू में करने की, पकड़ने की। तो ये मुष्टि एक तकनीक होती है, ये ध्यान रखना। उसको पकड़ने की इसमें टेक्निक होती है। तो इसलिए इसमें केवल एक सही हो जाएगा। लेकिन मुष्टि का संबंध किससे है? मुष्टि युद्ध का संबंध किससे है? इसका संबंध वाराणसी से है, ठीक है। किससे है सिमरन? इसका संबंध वाराणसी से है इसका। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें चीरियल स्क्रॉल की तकनीक विशेषता के बारे में आपसे पूछा है। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे, ये पेंटिंग है चीरियल स्क्रॉल, ये कहां से है संबंधित? ये जो पेंटिंग है, ठीक है, चीरियल स्क्रॉल, ठीक है, चीरियल स्क्रॉल, ये कहां से बिलोंग करती है? प्लीज मुझे आप इस बात का पहले तो जवाब दो जी। नहीं, वो मुष्टि है वाराणसी से। चीरियल स्क्रॉलिंग कहां से संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। बेटा क्लास में करके दे देना प्लीज, है ना? प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया यार। ठीक, तुम लोग तो सारे के सारे लोग होशियार हो। यस, चीरियल स्क्रॉलिंग जो है, ठीक है, ये तेलंगाना से संबंधित है।
इसका संबंध किससे? तेलंगाना से है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम इसकी विशेषता जान लेते हैं। जहां पर आप स्टैटिक जीके के नोट्स बना रहे होंगे, इनकी कुछ विशेषताओं को आप वहां पर ऐड करते चले जाएंगे। ये वो प्रश्न है, ठीक है, जो एसएससी ने पूछे हैं, स्पेशली एडेक्विटी ने, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर मैंने शामिल किया है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा है कि चेरियल चित्रकला में जो बैकग्राउंड होता है, चेरियल चित्रकला में बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि में आमतौर पर गहरा नीला कलर का यूज किया जाता है, नहीं। आप कहेंगे कि बैकग्राउंड में रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रेड कलर का। ये चित्र मुख्य रूप से छोटे कार्ड पेन के आकार में बनाए जाते हैं, नहीं, ठीक है। ये चित्र बेसिकली वर्टिकल बनाए जाते हैं। वर्टिकल बनाए जाते हैं। इसमें वर्टिकल स्क्रॉलिंग की जाती है, इसलिए इसको चेरियल स्क्रॉलिंग कहते हैं। वर्टिकल स्क्रॉलिंग की जाती है, ठीक है, लंबी लंबी स्क्रॉलिंग की जाती है, ऊर्ध्वाधर, लंबी लंबी स्क्रॉलिंग की जाती है, इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलिंग की जाती है, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलिंग की जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई भी नहीं सही होगा, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है, ना तो एक ना ही दो, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्पना, ठीक है, मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल और असम में लोकप्रिय है अल्पना। अल्पना में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, गीले चावल से पेंटिंग करते हैं अल्पना में। मैंने कल बताया था, इसमें इसमें गीले चावल से पेंटिंग की जाती है अल्पना में। गीले चावल से पेंटिंग की जाती है अल्पना में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, गीली चावल से इसमें पेंटिंग की जाती है अल्पना में, और ये बहुत फेमस है आपका अल्पना, बहुत ज्यादा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में है ये। तो ये तो सही है। इसमें रंगों को चमक प्रदान करने के लिए कीमती पत्थरों का नहीं। अगर पूछा जाए कि कीमती पत्थरों का यूज कहां पर किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भैया, अगर आपसे ये पूछा जाए बाबू कि हम कीमती पत्थरों का यूज किस पेंटिंग में करते हैं, तो आप कहेंगे कीमती पत्थरों का यूज हम तंजौर पेंटिंग में करते हैं। किस में करते हैं? जो तंजौर पेंटिंग है, तंजौर पेंटिंग में कीमती पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, तंजौर पेंटिंग में किया जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि केवल एक तो सही होगा, लेकिन दो इसमें गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, दो गलत हो जाएगा, है ना। दो गलत हो जाएगा, दोनों कैसे? इसमें नहीं किया जाता ना, इसमें गीली चावल से पेंटिंग की जाती है। चावल का जो आटा होता है, चावल आटा, तो चावल के आटे जिसको माड़ा कहा जाता है, माड़ा भी कह देते हैं, तो गीले चावल के आटे से पेंटिंग इसमें की जाती है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कीमती पत्थरों का चूर्ण उसमें? मर्दानी खेल जो है, मर्दानी, मर्दानी खेल महाराष्ट्र की एक पारंपरिक शस्त्र आधारित कला है। मर्दानी खेल इज अ ट्रेडिशनल वीपन बेस्ड आर्ट ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो प्रयुक्त मुख्य हथियार होता है, डेट इज पट्टा। पट्टा एक तलवार होती है जो प्रयुक्त मुख्य हथियार है, और इसका हत्था दस्ताने जैसा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बोथ विल बी राइट आंसर, इसमें दोनों ही आपके सही होंगे। इसमें ए भी सही होगा, इसमें बी भी सही होगा। देखिए, मर्दानी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक शस्त्र आधारित कला है, और इसमें प्रयुक्त हथियार पट्टा एक तलवार है जिसका हत्था दस्ताने जैसा होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका थोड़ा से। थोड़ा मार्शल आर्ट, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, एक मार्शल आर्ट है। धनुष और बाण का इसमें प्रयोग किया जाता है, वो एंड एरो, इसमें वो एंड एरो दोनों का प्रयोग किया जाता है, धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, बिल्कुल सही है कि मार्शल आर्ट है थोड़ा, और इसमें हम जो है धनुष और बाण दोनों का उपयोग करते हैं। खेल मुख्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के प्रतीक के रूप में खेला जाता है। मतलब ये इंडिकेट करता है पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध, अच्छाई और बुराई के बीच के युद्ध को। तो इसमें भी दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, बोथ विल बी राइट आंसर। इसमें भी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक, कल केवल 15 ही क्वेश्चंस हुए थे, तो 5 क्वेश्चंस मैंने और आपके करा दिए। अब हम आएंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे आएंगे। ज्योग्राफी के मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। अब आपका केमिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ नहीं महत्वपूर्ण, कुछ आगे हुआ हो कि केमिस्ट्री में मैं कराऊं, अभी उसमें केमिस्ट्री में वो मिश्रण ही चल रहा है, समांगी में विषमांगी, और पॉलिटी की क्लास हो नहीं पाई है ना आपकी। न जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी, हमारी अधूरी कहानी,
आइए अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। तो स्टैटिक जीके के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, आप इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ इंग्लिश में देखते चले जाना, हिंदी वाले यहां पर चलना। ये भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध, सॉरी ये ज्योग्राफी के संबंध में है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके बारे में जो भी फैक्ट है, प्रमुख प्रमुख फैक्ट जो एसएससी और एडुकेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं को हम यहां पर देखेंगे, है ना। आओ देखिए, सबसे पहले भारत की स्थलीय सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, बिल्कुल, और वो भी डायरेक्टली नहीं करता बाबू, है ना, वो भी डायरेक्टली नहीं करता। तो भारत अपनी सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ करता है, ठीक है, और वह सीमा टोटल कितनी है, 106 किलोमीटर है। कितनी है, 106 किलोमीटर है वो सीमा, और वह भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मतलब पीओके, भारत के पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है वह जो सीमा है। नंबर फर्स्ट, एक तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें ये सही चल रहा है, ये वाला पेन, हाँ ये वाला पेन सही चल रहा है, चलो इसी का यूज करूंगा। तो इसमें 106 किलोमीटर है ये जो सीमा है। इसको मिटाता हूं मैं, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे। 106 किलोमीटर है ये जो सीमा है, ठीक है, 106 किलोमीटर है ये जो सीमा है, और प्लस ये, ठीक है, भारत के पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है, और इनके बीच में डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन, ठीक है, मैंने बताया था डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अच्छा, अब एक बात और प्लीज मुझे आप बताएंगे, ठीक है सब लोग, कि जो डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन है, ये 1983 में, सॉरी 1893 में, माफ कीजिएगा, ये 1893 में ड्रॉ की गई थी, 1893 में ड्रॉ की गई थी, 1893 में रेखा खींची गई थी। लेकिन 1893 में कब खींची गई थी, तो वो डेट भी आपको याद रखनी है, 12 नवंबर, 12 नवंबर को, ठीक है, ये रेखा ड्रॉ की गई थी। भारत और चीन के बीच की प्रभावी सीमा रेखा रेड क्लिफ है, नहीं, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी, आप कहेंगे साहब ये बात गलत है। रेड क्लिफ एक्चुअली, यहां पर मैं लिख देता हूं रेड क्लिफ, ठीक है, इंडिया। अब आप कहेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको यहां पर दिक्कत होगी ना जी, तो मैं इसके लिए क्या करूं, इसके लिए मैं यहां पर, ठीक है, यहीं पर छोटा सा लिख देता हूं कि रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है वर्तमान में, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो टेक्निकल नहीं है उसे मैं हिंदी में लिख दूंगा, और अगर टेक्निकल वर्ड होगा तो उसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर चलूंगा, ठीक है। अब ये कब ड्रॉ की गई थी, तो ये प्लीज मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, कि ये वाली हमने ड्रॉ की है, ये वाली हमने ड्रॉ की है 17 अगस्त को, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ है उससे भी 2 दिन बाद 1947 में हमने ये ड्रॉ की है, 17 अगस्त 1947 में हमने ड्रॉ की है, ठीक है, क्लियर है। ये बात सभी को समझ में आई, सभी जितने भी हमारे गुड्डा गुड़िया है, हमारे लाल लाली हैं, सभी ये समझे 17 अगस्त 1947 को ये हमने ड्रॉ की है पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में। लेकिन भारत और चीन के बीच में एक्चुअली कौन सी रेखा है, भारत और चीन के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन है, कौन सी रेखा है, मैकमोहन है, मैकमोहन है, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है। लेकिन अब ये भी पूछा जाता है कि मैकमोहन लाइन ये कब ड्रॉ की गई, आपसे पूछा जाए तो आपके पास इसका भी जवाब होगा कि आप ध्यान रखना कि ये हमने 3 जुलाई को, 3 जुलाई की बात है, 3 जुलाई 1914 को ये हमने ड्रॉ की है। कब ड्रॉ की है, 3 जुलाई 1914 को ड्रॉ की है हमने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है वो टोटल 4096 किलोमीटर की है, सबसे लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर की है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है, देखिए पहले वो देख लेते हैं कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है कि वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है, बिल्कुल लगती है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें केवल 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 1 और 3, देखिए इसमें 1 और 3 सही होगा, बहुत अच्छे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं है उसकी औकात पूछने की। अब पड़ोसी देशों की राजधानियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। श्रीलंका की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की, वह जयवर्धनेपुरे कोट्टा है, यस, जय मतलब लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब है कि वहां पर उसकी लेजिस्लेचर है,
लेजिस्लेचर है, श्रीलंका की लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, मतलब लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कानून बनाने वाली संस्था है। म्यांमार की राजधानी रंगून या यंगून से बदलकर नेपिडा कर दी गई है, बिल्कुल सही बात है। भूटान की राजधानी थिम्पू अपनी अनूठी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यस, उसके लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही बिल्कुल सही है। भूटान एक्चुअली जाना जाता है एक खुश रहने वाले देश के तौर पर, भूटान को हम लोग जानते हैं। और सबसे पहले जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया, जो हैप्पीनेस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो भूटान से ही आया। आमतौर पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग रुपए कमाने को ही खुशी का एक प्रतीक मान लेते हैं, एक इंडिकेटर मान लेते हैं, जो कि वास्तव में कई बार सच नहीं होता। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ दे सकता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर पैसा सब कुछ दे सकता है, अनंत अंबानी को पतला क्यों नहीं कर सकता? वो इतना मोटा है, बहुत कम एज है उसकी और उसके यहां से बाल उड़ गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर पैसा सब कुछ दे सकता है और अंबानी के पास इतना पैसा है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते, तो वहां पे वो करवा लें उसको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई। पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, और हैप्पीनेस तो पैसा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। पैसा उन लोगों को एक्चुअली हैप्पीनेस देता है जिन लोगों ने कभी पैसा देखा ना हो और जिनके जीवन में एकमात्र अहमियत पैसा की ही हो। उनके लिए समाज, रिश्ते, परिवार, संस्थाएं कोई मायने नहीं रखती, ऐसे लोगों को दे सकता है। तो यहां पर तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न है, नदी प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। सिंधु, उसको पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। जो यांगसी रिवर है, यांगसी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चाइना की है यांगसी और लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया है, एग्जैक्टली। करनाली, या इसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं, करनाली, ध्यान रखना, जब तक वह हिल्स में, जब तक वह पहाड़ी मैदानों में प्रवाहित होगी उसको करनाली कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो प्लेन्स में आएगी, मतलब जैसे ही मैं मैदानों में प्रवेश करेगी तो उसको हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? घाघरा। तो वो नेपाल की लॉन्गेस्ट रिवर है, यस। महावेली, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यस, महावेली इज ऑल्सो अ श्रीलंका लॉन्गेस्ट रिवर। तो यहां पर ये भी सभी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी सही होगा जी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मारखोर, ठीक है, मारखोर एज अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, यस। टाकिन, टाकिन जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ भूटान है, एग्जैक्टली राइट। ठीक है, गाय नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल है, एग्जैक्टली राइट। रॉयल बंगाल टाइगर केवल भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वह वेस्ट बंगाल का भी नेशनल एनिमल है। वह पश्चिम बंगाल का भी नेशनल एनिमल है। तो यहां पर केवल 1, 2 और 3 सही होंगे। ठीक है ना, पूछा गलत कथन, अच्छा गलत कथन केवल 4, माफ कीजिएगा, गलत कथन केवल 4 होगा, केवल 4 यहां पर गलत कथन होगा। अगला प्रश्न है, मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, करेंसी के संबंध में आपसे बताना है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है, एग्जैक्टली राइट। म्यांमार की करेंसी क्याट है, एग्जैक्टली राइट। भूटान की नगुल्ट्रम है, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की टका है, बांग्लादेश की टका है करेंसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, यहां पर सभी सही हैं, ऑल 1, 2, 3 सभी सही हैं बच्चे जी। मैं हिमांशु आज ही देखता हूँ ये पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड हुई। मैंने कल बोल दिया था, कल जब आप लोगों के कमेंट्स आए थे मैंने तभी बोल दिया था। एक्चुअली जो हमारी टेक्निकल टीम है ना बाबू, वो बहुत ज़्यादा ढीली है, बहुत ज़्यादा ढीली। हमारे यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव कोई भी प्राणी है तो वो है टीचर। टीचर सुपर एक्टिव है। अब सोच के देखिए कि मैं भरी सर्दियों में, लेकिन 9 बजे आपकी क्लास लेता हूँ, रात के 11 बजे ख़त्म करता हूँ, और यहाँ स्टूडियो में इतनी लाइट होती है बाबू, ये कोई बताने वाली बात नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ स्टूडियो में इतनी लाइट होती है, इतनी लाइट होती है कि जब हम इस लाइट से सोने के लिए जाते हैं अपना बिस्तर पर तो 2-2 घंटे में नींद नहीं आती, वो आंखों के सामने वो लाइट चलती रहती है। मतलब 1, 1:30, 2 बजे से पहले कभी सोना नहीं हो पाता और उसके बाद फिर मॉर्निंग में हमारी क्लासेस हो जाती हैं, है ना।
तो यहां पर अब वो मैं कहूंगा, मैं एक बार और फिर से कहूंगा जी। आइए देखिए, अब यहां पर हिमालय की चोटियों के संदर्भ में माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल और चाइना की सीमा पर है, बिल्कुल। नेपाल में हम इसको ध्यान रखना, नेपाल में हम इसको सागर माता के नाम से जानते हैं। नेपाल में हम इसको सागर माता कहते हैं इसको। गॉडविन ऑस्टिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, गॉडविन ऑस्टिन ये पीओके में पड़ती है, और ये इंडिया हाईएस्ट 8611 मीटर, इंडिया हाईएस्ट पीक है ये, लेकिन है बेचारी ये पीओके में, ठीक है। ये इंडिया हाईएस्ट पीक है। इंडिया हाईएस्ट पीक है। देखिए गांगखर पोएंसुम भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही बात है। गांगखर पोएंसुम भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर भी देखो, यहां उद्देश्य जो है वो आपको कुछ, ठीक है, फैक्ट ऐड ऑन करना है, वो कुछ चीजें आपको बताना है, तो यहां पर भी सभी सही होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों के संबंध में तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान, करेक्ट है। वॉलीबॉल नेपाल का अवयवी बना है, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल ने तो अभी 2017 में बनाया है। टेबल टेनिस चीन का सबसे लोकप्रिय खेल है, बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है, ठीक है। चीनी लोग टेबल टेनिस बहुत खेलते हैं। सांस्कृतिक और यूनेस्को स्थलों के बारे में कौन सा कथन गलत होगा? सांस्कृतिक और यूनेस्को स्थलों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट कल्चरल एंड यूनेस्को साइट्स इज रॉन्ग। वामियान बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में स्थित थी, हाँ कभी स्थित थी, लेकिन वहां पर तालिबान ने बेटा इन मूर्तियों को तोड़ दिया। आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत प्यारी मूवी है, ठीक है ना, राम सेतु करके, राम सेतु करके, जिसमें अक्षय कुमार है, और वो अक्षय कुमार उसमें वो साइंटिस्ट बना है। हालांकि वो किसी भी मूवी में आए वो एक जैसा ही दिखता है अक्षय कुमार तो कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर बाल कर लेगा, उससे ज़्यादा तो मैं डिफरेंट दिख जाता हूँ पूरी साल में जितना अक्षय कुमार अपनी मूवियों में नहीं दिखते। चलो, तो उसमें उनकी एक मूवी है, ठीक है, और राम सेतु, उस मूवी में आप देखना कि वो अफगानिस्तान में है, वहां पे तालिबान आ जाते हैं, तो वो वहां पर भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जी, है ना। तो बामियान की बुद्ध मूर्ति अफगानिस्तान में स्थित थी, बिल्कुल थी। वागान का पुरातात्विक क्षेत्र म्यांमार में स्थित है, वागान का पुरातात्विक क्षेत्र, यस, ठीक है ना, ये म्यांमार में है, जो वागान का एक आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, साइट है, ये म्यांमार में है। इसके बाद, ठीक है, सिगरिया का चट्टानी किला नेपाल में है, नहीं, सिगरिया का चट्टानी किला नेपाल में नहीं है। ये सिगरिया का जो चट्टानी किला आपको देखने को मिलेगा, ये श्रीलंका में, कहा जाता है कि ये रावण की लंका यही थी। सिगरी का जो चट्टानी किला है उसी को कहा जाता है कि रावण की लंका यही थी, ये गलत हो जाएगा। और अगला है, पहाड़पुर का बौद्ध विहार बांग्लादेश में है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 सही होंगे। अच्छा, पूछा है कौन सा गलत है, तो केवल 3 गलत है, इसमें केवल 3 गलत है, सही नहीं पूछा, केवल 3 गलत आपसे पूछा है, केवल 3 गलत है। रक्षित, लव यू टू भैया, ढेर सारा प्यार आपको रक्षित। आगे, संसदों के नाम और उनके देशों के संदर्भ में विचार करेंगे। देखिए, जातीय संसद बांग्लादेश की पार्लियामेंट को बोलते हैं, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्यारा, ठीक है। तो जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को बोलते हैं। मजलिस शूरा, ये पाकिस्तान की संसद को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा, शोरा ये अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को, और पीपल्स मजलिस ये मालदीव की पार्लियामेंट को, यस, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं, इसमें सभी सही हैं। सर कौन से क्वेश्चन में बोलते हैं खुशी आप, वेस्ट बंगाल भारत का ही हिस्सा है, कौन से प्रश्न बोल रहे हैं? ओ माफ करना बेटा, बंगाल, माफ करना, बंगाल मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इसमें गलत हो गया, मुझे माफ करना। वो थकान, जो मस्तिष्क की थकान है, वो स्पष्ट दिख रही है कि वो बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश का भी है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एनिमल है। तो यहाँ पर प्लीज मुझे, ठीक है, माफ करना आप, वो ठीक है ना, वो जल्दबाजी में मुझसे हो। अगला, जलीय सीमाओं और द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है।
है ना। अब यहां पर है जलीय सीमाओं और द्वीपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से सेपरेट करती है, अलग करती है बच्चे, बिल्कुल। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में है, बिल्कुल दक्षिण में, मैंने आपको बताया था 8 डिग्री, ठीक है ना। मिनिको और मालदीव के बीच में है, 8 डिग्री से अलग है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाकिस्तान स्थित है, बिल्कुल स्थित है, तो ये सही है, ठीक है, तीनों ही सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वृक्षों और फूलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल ट्रीज एंड फ्लावर्स। अगला जो प्रश्न है आपका बहुत प्यारा प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्षों और फूलों के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर पूछा गया है आपका एक फूल होता है जिसका नाम होता है रोडोडेंड्रॉन। ये रोडोडेंड्रॉन क्या नेपाल का राष्ट्रीय फूल है? आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। ब्लू पॉपी ये भूटान का राष्ट्रीय फूल है, यस। देवदार पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ है। आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है। इसमें भी सभी सही होंगे, सभी सही होंगे, ठीक है। देवदार पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ है भाई साहब, देवदार। और आम का पेड़ बांग्लादेश का है जी। मुस्कान, समझ में आई बात? अगला है म्यांमार के भौगोलिक और राजनीतिक पहलुओं पर, है ना। कंसीडर द ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, यस, 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल शेयर करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, एग्जैक्टली राइट। इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इरावती नदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और हकाकाबू राजी ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। हकाकाबू राजी जो है ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है, हकाकाबू राजी, है ना, ये म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, बांग्लादेश की नदी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। गंगा को आप बांग्लादेश में पद्मा कहेंगे, ठीक है। और वो कब बनेगी? ठीक है, जब गंगा नदी, ठीक है ना, देखो एक फरक्का बैराज करके एक जगह है, फरक्का पश्चिम बंगाल में, वहां पर गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में, मतलब 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक उसकी शाखा जो है वह हुगली के नाम से, एक भागीरथी के नाम से। हुगली वेस्ट बंगाल में रहेगी, भागीरथी बांग्लादेश में चली जाएगी। अब वो भागीरथी जो है, ये समझना बच्चे, वो भागीरथी जो है जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करेगी भागीरथी, तो वो मेघना के साथ मिलेगी और वो पद्मा कहलाएगी, पद्मा कहलाएगी उधर, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आएगी तो तीस्ता के साथ मिलेगी ब्रह्मपुत्र। और ये जब दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगी और ये बांग्लादेश में आएंगी तो ये जमुना कहलाएंगी। फिर जमुना और पद्मा मिलते हैं तो यह पद्मा कहलाती है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सुरमा नदी बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है, जो सुरमा नदी है बांग्लादेश की, वह सबसे लंबी नदी है। तो इसमें तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, भूटान अपनी अर्थव्यवस्था के मापन के लिए क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, इसका उपयोग करने वाला पहला देश है। मैंने बताया कि हैप्पीनेस भी मानक हो सकता है मेरे भाई। कल तक हम रुपए, पैसे, नेशनल इनकम वगैरह को ही मापन मानते थे, मेजरमेंट मानते थे, लेकिन यहां पर भूटान ने प्रूव किया कि, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। भूटान की आधिकारिक भाषा जो है वह जोंगखा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, डेट इज जोंगखा। और भूटान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है ताकिन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेशनल एनिमल ताकिन है। तो यहां पर 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। श्रीलंका के प्रशासनिक और भौगोलिक तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर है श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह पिदुरु तालागाला है। ये श्रीलंका की सबसे हाईएस्ट पीक है, पिदुरु तालागाला। पिदुरु तालागाला इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ श्रीलंका, एब्सोल्युटली राइट। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका टोटल 9 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। तो बिल्कुल श्रीलंका के बारे में आपने इतना समझा कि श्रीलंका कुल 9 प्रांतों में विभाजित है। अगला, ठीक है, मारखोर ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, बिल्कुल है मारखोर, ठीक है। चुकोर तीतर ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है, चुकोर तीतर। हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, बिल्कुल, ठीक है। और देवदार पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है, बिल्कुल। यहां पर डी विल बी राइट आंसर, डी। हंसराज, एक ही बात होती है बच्चे, सर ऑप्शन एक ही है अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले, मतलब हाँ, ये प्रश्न मैंने ही बनाए थोड़ी से और फिर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मेरा उद्देश्य था प्रश्नों को बनाने का,
ठीक है, रोजाना मैं ही बनाता हूँ, अपना कंटेंट मैं ही तैयार करता हूँ। तो मेरा ये था कि आज, ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा, तो मैंने कहा आज ऑप्शन में ज़्यादा दिमागबाजी नहीं करेंगे उसमें ज़्यादा। तो और मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ 4 स्टेटमेंट के रूप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, तो डेट्स वाई मैंने ऐसे किया। ये जो है ना आपको ज़्यादा मालदीव के संबंध में सत्य, आधिकारिक भाषा जो है मालदीव की, डेट इज, ठीक है, दिवेही। मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है, मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है, आधिकारिक भाषा दिवेही है, बिल्कुल सही बात है। मालदीव की जो मुद्रा है वो रुफिया कहलाती है। मालदीव की मुद्रा बताएंगे हाँ या ना? ठीक है, ओके है ना। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मालदीव की मुद्रा रुफिया है, रुफिया कहा जाता है मालदीव की मुद्रा को, रुफिया। ठीक है पूजा। और मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, यस, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। तो इसमें भी तीनों ही सही हो गए, मालदीव से छोटा और कोई देश ही नहीं पूरी एशिया में, वो सबसे छोटा देश है। अगला है क्या बच्चे? यस, हॉकी पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स है बेटा, हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है। अगला प्रश्न है, ठीक है, सूची एक को, सूची मतलब नहीं, यहां पर अफगानिस्तान के बारे में है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। पता है लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी बाउंड्री किसी भी वाटर बॉडी से टच नहीं करती, वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री मतलब एक ऐसा कंट्री जिसके यहां पर भी लैंड है, जिसके इस तरफ भी लैंड है, मतलब चारों तरफ ही लैंड है, जिसकी बाउंड्री, उसको लैंडलॉक कहेंगे, जिसकी बाउंड्री किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा है अफगानिस्तान आपका, ऐसा है अफगानिस्तान, किसी भी वाटर बॉडी से इसकी बाउंड्री टच नहीं करती। भारत के साथ केवल इसकी बाउंड्री 106 किलोमीटर लगती है, जी हाँ। और जो हेलमंद है वो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल, हेलमंद नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, हेलमंद नदी। दुनिया की सबसे 10 ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में है, यस एग्जैक्टली राइट। ठीक है, अगर आप 10 हाईएस्ट पीक ऑफ, ठीक है, वर्ल्ड देखेंगे तो उसमें से 8 केवल नेपाल में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, 10 में से, मतलब 10 में से 8 नेपाल में है। दुनिया की 10 आप हाईएस्ट पीक देखें तो उनमें से 8 आपको नेपाल में, 2 इंडिया में मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर, और दूसरा आपका कंचनजंगा 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर। नहीं बाबू, वो एक बच्चा कह रहा है सर आप पहले जैसा कंटेंट नहीं ला रहे। चिराग, चिराग मैं बता दूं कि यहाँ से बहुत कठिन सवाल बनाने का कोई मतलब नहीं था, बात समझ पा रही है? क्योंकि सवाल आमतौर पर, ठीक है, जब मैंने आपकी वो ज्योग्राफी की क्लास देखी तो उस क्लास को देखने के बाद, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से कठिन सवाल नहीं ला पाया। क्लियर है ना? बिल्कुल जी। अगला है कंचनजंगा, भारत और नेपाल की सीमा पर है या सिक्किम में है? सिक्किम में है और भारत और नेपाल की सीमा में है, लेकिन ये भारत में ही काउंट होती है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। करनाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है, करनाली, यस, ठीक है, जिसको हम घाघरा भी कहते हैं। जब वो मैदानों में आएगी तो उसको घाघरा के नाम से भी जानते हैं, करनाली को। चीन में टोटल 23 प्रोविंसेस हैं, चीन में टोटल 23 प्रांत हैं। हांगकांग और मकाऊ चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बोलते हैं हांगकांग और मकाऊ को। ठीक है, चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, या दूसरा, अच्छा दूसरा या पहला क्यों कहा गया है? हो सकता है कि अगर नए आंकड़े आए हैं भारत की जनसंख्या के तो भारत चाइना से आगे निकल जाए, तो इसलिए यहां पर हम तीनों को सही मानेंगे, इसलिए हम यहां पर तीनों को सही मानेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही इसी के साथ
ठीक है, ये सेशन हमारा समाप्त हुआ और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल सभी विषय आपके चलेंगे, तो इसलिए सेशंस की जो लंबाई है हम थोड़ा सा, ठीक है, उसको बढ़िया कर देंगे, है ना, बढ़ा देंगे। बिल्कुल हो जाएगा नवीन सरपंच, क्यों डर लग रहा है, सिलेक्शन जरूर होगा। किसी भी तरह का कोई, ठीक है, दबाव नहीं लेना, मस्त रहना है एकदम और बिंदास रहना है, बहुत अच्छे से रहना है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है ना। चलिए, तो आज के सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप सब अपना ख्याल रखो, बहुत पॉजिटिव रहो, बहुत मस्त रहो, हमेशा हंसते हुए रहो। जीवन में हमारे समस्या परेशानी आती रहती हैं, वो सबके जीवन में आती हैं, ठीक है। जैसे सुख है वैसे ही दुख भी है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोशिश करो कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, उसको अपने सर के ऊपर हावी नहीं रखना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और सुख में बहुत ज़्यादा, ठीक है, सुखी भी नहीं रहना, ये नहीं सोचना कि अरे यार ठीक है यार अब तो बिल्कुल आनंद ही आनंद, नहीं। देखिए, एक मध्यम मार्ग आपको अपनाना है अपनी जिंदगी में, कि किसी भी तरह की परिस्थिति का आपके ऊपर कोई ऐसा असर ना पड़े कि जिससे कि आपको कोई सदमा लग जाए या अहंकार हो जाए। तो सफलता में मौन रहना सीखिए, और जब बहुत बुरा वक्त हो तो उसमें भी आप धैर्य बनाना सीखिए। ठीक है, ये बस, ठीक है, मेरे एक दो शब्द हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से रहिए प्यारे बाबू, ठीक है, सबको ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत प्यार, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।